क्वेश्चन नंबर 36 है, आई हु इज योर फादर शुड बी रेस्पेक्टेड। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जो सेगमेंट है आगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन का है। रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हु, whom, whose, that, what, that और which, और what और ये सारे वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। नंबर 1 पॉइंट। अब यहीं से कुछ क्वेश्चन उठेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा कि ये जितने वर्ड आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड आपने ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे और ये इंग्लिश में केवल रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही यूज नहीं होते हैं, अन्य तरीकों से भी यूज होते हैं। जैसे अगर हम लोग हु की बात करें तो हु का मतलब कौन भी होता है, आपने पढ़ा है। whom का मतलब किसको भी होता है। दैट का मतलब वह भी होता है। दैट का मतलब की से भी होता है। बट का मतलब लेकिन से भी होता है। व्हाट का मतलब क्या से भी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहली समझ तो आपको यह होनी चाहिए कि ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं क्या ये वर्ड आएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या कुछ स्पेशल केसों में हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो उसका आंसर है कि स्पेशल केसों में इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा, क्योंकि देखिए आपका मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी इसके पहले इंग्लिश पढ़ी होगी तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में न जा करके लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजों को एक इस हिसाब से डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन करते समय मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बात यह है कि ये जो वर्ड हैं ये वर्ड अगर कहीं लिखे हुए हैं तो केवल इन वर्ड को देख करके ये डिसाइड नहीं करना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन होने की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अगर ये वर्ड फुलफिल करेंगे तो ही ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, नहीं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं होंगे, किसी अन्य वर्ड की तरह यूज होंगे और वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का रूल नहीं लगेगा। जैसे बट है, बट का मतलब लेकिन भी होता है, ये कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। तो अगर बट लेकिन के अर्थ में आ रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसी तरह से बाकी के शब्दों के बारे में भी ये बातें सही हैं। तो अब यहां पर हमें पहला पॉइंट जो क्लियर करना है वो ये कि ये सारे शब्द जो लिखे हुए हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह अगर आएंगे तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इनको कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप इनकी हिंदी से समझ सकते हैं और दूसरा तरीका है इनके सेंटेंस में यूज के आधार पे समझ सकते हैं। तो दोनों तरीके हम लोग जान लेते हैं। पहले अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो अगर ये सारे वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो इनकी जो हिंदी में अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो इन सभी की हिंदी ज से स्टार्ट होगी, ज शब्द से। जैसे हु माने जो या जिसने, हु माने जिसको, हुज जिसका, इस तरीके से। दैट का मतलब जो जिसको, इस तरीके से। विच ये भी वही है, जिसने जिसको। व्हाट जो कुछ। बट ये भी वही, जिसे जिसने। ठीक, इस तरीके से। तो ये तो इनकी हिंदी मीनिंग हो गई। मान लो हिंदी नहीं निकालना चाह रहे हैं तो कैसे समझेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। तो इसके यूज के आधार पे। कैसे यूज के आधार पे कैसे पहचानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 1 पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में
एक क्लास के रूप में प्रयोग होता है। और अपने एक क्लास के रूप में प्रयोग होता है। पहला पॉइंट कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में किस रूप में प्रयोग होगा, एक क्लास के रूप में प्रयोग होगा। ये क्लियर हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में क्लास के रूप में प्रयोग होता है। ठीक हो गया। अब क्लास के रूप में प्रयोग होगा तो इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कैसे दिखेगा आपको ये किस तरीके से दिखाई पड़ेगा अगर क्लास के रूप में आएगा? तो ये दो कंस्ट्रक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर्स, और रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर्स। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन, पहला पॉइंट कि रिलेटिव प्रोनाउन क्लास एक कहीं भी अगर आएगा तो अकेले नहीं आएगा, एक क्लास के रूप में आएगा। और क्लास के रूप में अगर आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर या तो ऐसे होगा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या उसका कंस्ट्रक्शन होगा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। अगर आप इन दोनों कंस्ट्रक्शन में देखें तो एक ही चीज का अंतर है। वो अंतर किस बात का है कि इस वाले कंस्ट्रक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके साथ सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब है। नीचे वाले कंस्ट्रक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन तो है लेकिन उसके साथ सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो पॉइंट आता है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा इस कंडीशन में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा। तो एक पॉइंट तो हमने ये जान लिया कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लास के रूप में होगा। दूसरा, सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, अर्थात एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा जिस भी सेंटेंस में इसका प्रयोग हम करेंगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान देनी है किस विषय में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्या चीज, पहले तो इसका हिंदी मीनिंग आपने देखा कि कौन से शब्द हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। मैंने बताया कि ये सारे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को देख करके ये नहीं कहना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका हिंदी मीनिंग समझना है। तो इनका हिंदी मीनिंग ज से शुरू होगा, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको। अगर आप हिंदी से नहीं समझ रहे हैं तो कैसे समझेंगे, तो उसके लिए ये दो तरीके मैंने बताए। पहला, रिलेटिव प्रोनाउन यानी ये अकेले नहीं होगा, एक क्लास के रूप में होगा, और अगर क्लास के रूप में होगा तो इसका स्ट्रक्चर या तो इस तरीके से लिखा जाएगा या इस तरीके से लिखा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, सेंटेंस, ये रोल इसका क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये है इसका रोल। ये सेंटेंस में इसकी भूमिका क्या होगी। तो ये सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, यानी एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो आप बड़े आराम से देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। अगला पॉइंट, अगली बात जो आपको जाननी है वो ये कि जैसे मैंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या तो ऐसा होगा, और या इसका स्ट्रक्चर रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, इस तरीके से होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इसके पहले कोई न कोई नाउन जरूर आएगा जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। पॉइंट क्लियर हो गया।
यहां पर भी इसके पहले कोई कोई नाउन जरूर रहेगा, इसी नाउन के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब यहां से एक बात ये समझ में आई कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके हिसाब से आता है, अपने पहले लिखे हुए नाउन के हिसाब से। यहां पर भी अगर देखें तो जैसे ये वर्ब है, मैंने बताया है कि इसका सब्जेक्ट कौन होगा, इसका सब्जेक्ट होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके हिसाब से काम करेगा, अपने पहले आने वाले नाउन के हिसाब से। तो इस कंडीशन में ये इस नाउन के हिसाब से ही इस वर्ब का प्रयोग आपको करना है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, इतना पॉइंट समझ गए होंगे आप। क्या बताया मैंने कि देखिए ये दो स्ट्रक्चर थे इसके, दोनों ही कंस्ट्रक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा, अपने पहले लिखे हुए नाउन के हिसाब से आएगा। तो यहां पे रूल कहता है रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी यूज्ड in accordance with its noun or pronoun, या हम जिसको कहते हैं एंटीसीडेंट। मतलब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये इस नाउन के हिसाब से ही यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए, अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे आएगा, क्या उसका रोल होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा और ये बातें, तो अब आगे के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आई हु इज योर फादर, मैं जो कि तुम्हारा पिता हूं, शुड बी रेस्पेक्टेड, मेरा सम्मान किया जाना चाहिए। अब यहां पे अगर हम देखें तो हु इज योर फादर, इसमें हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, ये इसके आगे की चीजें हो गई, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन हु से लेकर के योर फादर तक ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज है। ये किसके लिए आया है, ये अपने पहले आने वाले इस वर्ड आई के लिए आ रहा है। मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन के हिसाब से आता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, ये देखिए यहां पे आपको मैंने क्या समझाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लॉज के रूप में होगा, और इस क्लॉज का स्ट्रक्चर या तो इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज के बाद वर्ब लिखी है, ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ऐसी कंडीशन में इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन यानी एंटीसीडेंट के हिसाब से काम करता है, तो हमें यह समझना है कि इसी के हिसाब से ये वर्ब हमें यूज करनी है। तो सेम वही पॉइंट हम यहां अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट के हिसाब से काम करेगा, यानी आई के हिसाब से काम करेगा। तो ये जो वर्ब है ये दूसरे शब्दों में कहें तो इसके हिसाब से होनी चाहिए। और आई के हिसाब से देखें तो इज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आई के लिए हम लोग इज का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो यहां पर ए पार्ट में एरर मानेंगे, जहां इज लिखा हुआ है वहां पर एम कर लेंगे, तो ये जो सेंटेंस है हमारा सही हो जाएगा। तो आप समझ पाए कि ये किस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोगों ने किया है, जिसमें हमने देखा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ था उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आई है और उसके आधार पे हमने डिसीजन लिया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। द मेन एडवांटेज, मुख्य लाभ, इंडिया हैज ओवर अदर कंट्रीज, भारत जो कि दूसरों देशों के ऊपर रखता है, इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल, वो इसकी काफी बड़ी मानव पूंजी है, विच मेक इट एन आइडियल आउटसोर्सिंग बेस, जो इसे एक आदर्श आउटसोर्सिंग बेस बनाती है। अगर हम इस लाइन को पढ़ें, विच मेक इट एन आइडियल आउटसोर्सिंग बेस, जो इसे एक आदर्श आउटसोर्सिंग बेस बनाती है, तो ये पूरी लाइन, यहां विच का मतलब जो से निकल रहा है, और ये पूरी लाइन किसके लिए आ रही है,
लार्ज ह्यूमन कैपिटल, इस पूरे वर्ल्ड के लिए लार्ज ह्यूमन कैपिटल के लिए आ रही है। तो ह्यूमन कैपिटल वो नाउन हुआ, ये कैपिटल यहां लिखा हुआ है, ह्यूमन यहां लिखा हुआ है। ह्यूमन कैपिटल वो नाउन हुआ, वो वर्ड है जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है। और अगर हम इस रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, इसके बाद ये वर्ब लिखी हुई है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस अदर्स, यानी ये वाला कंस्ट्रक्शन रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। देखिए मैंने आपको बताया ना, दो ही कंस्ट्रक्शन होंगे, या तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी, या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधे वर्ब होगी। तो अगर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है तो मैंने बताया कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा और ये अपने पहले आने वाले नाउन के हिसाब से काम करता है, तो इस हिसाब से इसी नाउन के अकॉर्डिंग हमें ये वर्ब लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखें, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने एंटीसीडेंट इस नाउन के हिसाब से काम कर रहा है। तो हम दूसरे शब्दों में कहें कि इसी नाउन के हिसाब से हमको ये वर्ब लेनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल ये सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ अगर यहां देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पे इस सब्जेक्ट के लिए ये जो वर्ब है वो गलत हो जाएगी और इसमें हम यस या ईएस लगाएंगे, मेक्स, तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेक्स कर लेंगे, ये सही हो जाएगा। सी पार्ट में एरर मानना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। यहां पे अगर आप देखें, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका, इसके बाद ये हैज वर्ब हो गई, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का कॉन्सेप्ट है। ग्रामर का रूल क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब लिखी हुई है तो ऐसी कंडीशन में इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा और ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन के हिसाब से काम करेगा, तो इसके हिसाब से काम करेगा। तो इस तरह से देखें तो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये है हु, लेकिन हु चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन के हिसाब से काम कर रहा है, तो इसको हमें सब्जेक्ट मानना पड़ेगा और इसके हिसाब से इस वर्ब को लिखना पड़ेगा, इस नाउन के हिसाब से ये वर्ब आएगी। तो प्लेयर्स चूंकि प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के साथ हम लोग हैज नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैव, तो ये हैज गलत हो जाएगा, इसकी जगह हैव करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट में एरर आप मानेंगे, जहां पर हैज है वहां हैव कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 36, 37, 38 ये तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब लिखी हुई है और वो वर्ब उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगी, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नॉट आई हु इज, ये सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए यहां पे फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये इसके पहले इसका एंटीसीडेंट है जिसके लिए ये वर्ब आई है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब लिखी हुई है तो ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से आएगी। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होगा, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इसी के हिसाब से ये वर्ब लिखी जाएगी। तो आई के अकॉर्डिंग इस वर्ब को लेंगे तो इज गलत हो जाएगा, क्योंकि आई के लिए हम लोग इज का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो यहाँ बी पार्ट में एरर मानेंगे, जहां इज लिखा हुआ है वहां पर एम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आए, अगला क्वेश्चन 40 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझना है इसको। 40 और 41 सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखा है वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स हु वर्क एट द हेड ऑफिस हैज कंफर्म द न्यूज। ये दोनों क्वेश्चन कराने के पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको साथ और डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया है, ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लॉज के रूप में आता है, एक पॉइंट तो मैंने ये बताया आपको।
कि ये क्लाज के रूप में होगा। आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होगा जब भी कभी यूज होगा। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, यानी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो ये तो दो इसकी बेसिक चीजें हो गई। अब इस पॉइंट को समझना है, इस क्वेश्चन को देखिए, कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, माने कल्पना कर रहे हैं कि इस टाइप से आपके सामने सेंटेंस आ सकता है। मान लीजिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए करना हो, या सब्जेक्ट नाउन होगा और किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए, सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिखते हैं, यहां पे ये रूल लिखा गया है। तो अगर मान लीजिए हमें सब्जेक्ट के बारे में बताना है तो हम यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, देखिए ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज प्लस वर्ब। समझ पा रहे हैं, ये वर्ब कौन सी है, ये वाली, ये जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है इसकी वर्ब ये लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं V1। अभी मैं बता रहा हूं कि मैंने V1 क्यों लिखा। अब जरा विचार करिए रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज के बारे में, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज एक क्लॉज है और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया है, इसका स्ट्रक्चर है रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। या तो ये कंस्ट्रक्शन है या इसका कंस्ट्रक्शन है रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। ये देखिए आपको भी बताया ना कि इसके दो स्ट्रक्चर यूज होंगे जब भी कभी ये आएगा, या तो ये कंस्ट्रक्शन या ये, इन दो स्ट्रक्चर में ये लिखा जाता है। जब भी कहीं रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो ये दो स्ट्रक्चर में लिखा रहेगा, तो इन दो में से कोई कंस्ट्रक्शन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अगर ये वाली कंडीशन हुई जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, और अगर सब्जेक्ट के को क्वालिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज का यूज किया, तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिखेंगे, फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट की वर्ब लिखेंगे। ये चीज आपको समझनी है कि ये जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट की है जो कि आगे लिखी गई है, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपकी रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आएगी। क्लॉज आएगी तो इसका स्ट्रक्चर या इस तरीके से होगा या तो ऐसा होगा, और इन दोनों ही कंडीशन में देखिए इसमें वर्ब लिखी हुई है, देख रहे हैं, इन दोनों ही कंडीशनों में इसमें वर्ब है ये V2। तो इससे आपने क्या समझा, इस कंडीशन से, इस कंडीशन को बताने का मेरा तात्पर्य यह था कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी विशेषता बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आ रही है तो इस कंडीशन में दो वर्ब होंगी। एक वर्ब तो वो होगी जो सब्जेक्ट की है और दूसरी वर्ब वो होगी जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज की है। ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और ये जो वर्ब है ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसके हिसाब से आएगी, और ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये इस रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से आएगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज यूज हुई है तो दो वर्ब आएंगी, दो फाइनाइट वर्ब होंगी, ये चीज आपको समझनी है। अब आइए जरा क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमने समझा है वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। देखिए जरा, ये सेंटेंस हमने पढ़ना स्टार्ट किया, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ, पीछे से मिलाते चलिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, लेकिन जरा इस सेंटेंस को देखिए, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आया है, और ये अकेले नहीं आया होगा, ये पूरी रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आई होगी। तो यहां से लेके यहां तक ये अलग अलग उससे मैं बता दे रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ये आपका हो गया आरपी क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज। देन उसके बाद ये देखिए वर्ब लिखी हुई है, हैज कन्फर्म्ड, ये आपकी वर्ब है। तो वो जो आगे वर्ब लिखी है वो किसकी है, वो जो वर्ब लिखी है वो इस सब्जेक्ट की है। ये जो सब्जेक्ट यहां पे आया है ये, इसकी वर्ब ये लिखी गई है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर अब आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए,
अभी मैंने आपको समझाया ना, सब्जेक्ट फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज फिर वर्ब। देखिए सब्जेक्ट फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज फिर वर्ब, ये वर्ब इसके हिसाब से आ रही। अब जरा 2 मिनट इसको समझ लेते हैं। वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, ये रूल आपने पढ़ा है, मैंने अभी नाउन चैप्टर में बताया था आपको। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, या प्रोनाउन में ही शायद बताया है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो देखिए हैज, सिंगुलर है, सही लिखी हुई है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहां पे एग्जामिनर खेल कर सकता है लिख सकता है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। ये पॉइंट आप क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पे आते हैं, इस वाले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। और इस वाले कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये उसके बाद आने वाली वर्ब है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, मैंने ये कंस्ट्रक्शन में आपको समझाया, भी कई क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रही है, ये वर्ब आएगी तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से, ये इसका सब्जेक्ट है, लेकिन ये काम करता है अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से। और हु का एंटीसीडेंट ये है कौन, मैं भी आपको अलग सर्किल से बता रहा हूं, ये द एग्जीक्यूटिव, ध्यान दीजिएगा इसको। द एग्जीक्यूटिव ये इसका एंटीसीडेंट है और इसके हिसाब से ये वर्ब यूज होगी। दोनों तरफ से आपको इंगित कर रहा हूं। द एग्जीक्यूटिव एंटीसीडेंट है, नाउन है जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, इसके हिसाब से ये वर्ब यूज होगी। क्लियर हो गया पॉइंट ये। अब अगर इसके हिसाब से ये वर्ब यूज होगी तो ये वर्ड प्लूरल है। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए एक पॉइंट फिर समझते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट था इस वर्ब के लिए, ये कंडीशन अलग है। ये पूरा सब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए, ये कंडीशन अलग है। ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर माना गया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया। यहां की स्थिति अलग है, यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रही है। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन के हिसाब से काम करेगा और इसके पहले जो नाउन है वो केवल ये है द एग्जीक्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं है, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं है, यही समझना है आपको। केवल द एग्जीक्यूटिव ये वर्ड है, इसके लिए ही ये रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है। इसके लिए मैं एरो से दर्शा दे रहा हूं, इसके लिए हु आया है, यहां से भी दर्शा रहा हूं, ये देखिए इसके लिए हु आया है और इसी के हिसाब से वर्ब लेंगे। ये वर्ड प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यानी ये कैसा लिखा गया है, सही लिखा हुआ है। और सही लिखा है तो सेंटेंस में नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। समझ गए होंगे इस कंस्ट्रक्शन को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। इसी पैटर्न पे मैंने दिया है ताकि एक बार आपकी समझ बन जाए। देखिए जरा, सेंटेंस को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। अब इसकी वर्ब होगी आगे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आ गई जो कि हु से शुरू हो रही है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक जो कि हमेशा करेक्ट आंसर देता है, इज सैमुअल, ये फिर से वर्ब आ गई। ये वर्ब किसकी है, इस सब्जेक्ट की। ये जो सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है, इसकी वर्ब यहां लिखी गई है। कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, वही पुराना स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिखी गई। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज खत्म हुई तब आपके सब्जेक्ट की वर्ब लिखी गई है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में आपको पैटर्न समझने की आदत डालनी है। आपको ये समझना है कि हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट था, इसके बाद वर्ब आनी थी लेकिन नहीं आई, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आया, फिर जाके वर्ब लिखी जा रही है। एक पॉइंट। चलिए, तो अब ये सब्जेक्ट कैसा होगा, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सिंगुलर माना जाता है।
सिंगुलर के साथ इज लिखा है, सही लिखा गया है। दूसरी बात देखते हैं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसकी वर्ब ये है, ऑलवेज नहीं है भाई, ये तो एडवर्ब है, ये इसकी वर्ब है। ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी? रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ही इसका सब्जेक्ट होता है। पीछे मैंने बताया है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब अगर आ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करेगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन ही इसका सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके हिसाब से काम करेगा? अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से। और यहां पे एंटीसीडेंट कौन हो जाएगा? द बॉयज, ये होगा इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, और इसलिए इसके हिसाब से आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के हिसाब से अगर आप लेंगे तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यानी ये सेंटेंस कैसा है? सही है। इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, समझ गए हैं आप? कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। द फ्यू पीपल हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच दे आर टू बी एडमायर्ड। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। हु प्रैक्टिस, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगी। एंटीसीडेंट है फ्यू पीपुल, प्लूरल वर्ड है, इसके हिसाब से प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यानी ये वर्ब कैसी लिखी गई है? सही लिखी हुई है, इसमें एरर नहीं है। वर्ब में एरर नहीं है, लेकिन इसमें एरर कुछ और है। वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, एक बार कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं तब यहां आते हैं। ये देखिए जरा, यही है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन इसी से बना हुआ है। कंडीशन 1, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिख दिया जाता है सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब यूज की जाती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? लेकिन कई बार यहां से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। इसमें देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन टाइप 2, माने कैसे और क्वेश्चन बन सकता है इस कंडीशन पे, इसको देखते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा कि सब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज हो गई, और आप जान रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लिखा गया, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिखी गई, अब क्या लिखना था? वर्ब। अब एग्जामिनर सोचेगा कि भाई यहां पे दूरी काफी ज्यादा है, वो सब्जेक्ट को दोबारा लिख देगा, इसी सब्जेक्ट को दोबारा लिख देगा एज अ प्रोनाउन, और इसका प्रोनाउन रूप लिखेगा। जैसे यहां पे जो भी लिखा हुआ है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, इसका प्रोनाउन रूप यहां दोबारा लिख देगा। अब आप खुद सोचिए, जब ये सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब आनी है, सब्जेक्ट के बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिखा इस सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए। कोई बात नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिख दीजिए। अब उसके बाद वर्ब आनी चाहिए ना। ये सब्जेक्ट जो कि इसी का प्रोनाउन रूप है, उसको दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन बना है। ये देखिए, द फ्यू पीपुल, ये आपका सब्जेक्ट था, इसके बाद हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आ गई। इसके बाद आप देखिए फिर से ये सब्जेक्ट लिखा गया है और ये वर्ब लिखी गई है, और अगर आप ध्यान दें तो इसी का ये प्रोनाउन है जिसकी जरूरत, अभी मैंने बताया ना, जिसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसकी जरूरत? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। अब हमें सीधे वर्ब की आवश्यकता है, इस प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। तो सी पार्ट में एरर मानेंगे।
और सी पार्ट में एरर मान करके इस दे को हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, देखिए जरा। जगन ये सब्जेक्ट हो गया। Who has abused you in front of his parents, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज हो गई, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद ये वर्ब है, जगन के हिसाब से आ रही है, ठीक लिखी हुई है। सब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज हो गई। अब उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, लेकिन आप देखिए दोबारा से ही लिखा गया है और फिर वर्ब लिखी गई है, और ये ही जो है वो जगन के लिए यूज किया गया है। जगन के लिए ये प्रोनाउन लिखा गया है। और जगन के लिए ये प्रोनाउन लिखा गया है जिसकी जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो जा रहा है। पीछे कॉन्सेप्ट लिखा है, वहां से आप मिलाएंगे और यहां पे क्वेश्चन कर लेंगे, ये ही हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। कर लेंगे तो यहां पर भी हम बी पार्ट में एरर मानेंगे, जरूर नहीं, दे हटा देंगे। यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या करना है, दे हटा देंगे, यहां पे ही हटा देंगे। समझ गए होंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। ये अलग वैरायटी थी। तो देखिए कौन कौन सी वैरायटी हमने देखी। ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रही है उसके आधार पे एक दो तीन क्वेश्चन देखे। फिर अगली वैरायटी वही रिलेटिव प्रोनाउन वाद, फिर ये वन ऑफ वाला जो कंस्ट्रक्शन था उसको देखा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये अलग वैरायटी थी। उसके बाद ये दो क्वेश्चन हमने देखे जिसमें सब्जेक्ट फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज, फिर सब्जेक्ट को दोबारा से लिख दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आगे केवल वर्ब लिखना है आपको, सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखना है। ये दो क्वेश्चन हमने इस पैटर्न पे किए। इस तरीके के क्वेश्चन भी अभी हाल में आए हैं, तो इन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर एडमायर्स राहुल एज ही ऑलवेज एडमायर्ड स्टूडेंट्स विच स्पीक द ट्रूथ। अब ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। द टीचर एडमायर्स राहुल, इस वाले पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है इसको देख लेते हैं जरा, यहीं से इसको भी समझते हैं। हालांकि जगह नहीं है, एक अलग से पेज में ऐड करता हूं ताकि आप समझ पाए चीजों को। देखिए जैसे कोई नाउन है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज, और ये चीज आप जान रहे हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज इसी नाउन के लिए लिखी जाती है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं ये इस नाउन के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन के अनुसार होना चाहिए। इसको भी समझते हैं थोड़ा कि इस बात का क्या मतलब है। देखिए जैसे अगर नाउन आपका ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स में कोई है, तो इसके लिए हम लोग हु, हुम या हुज का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन लिविंग है कोई, तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों के लिए ही हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स के लिए हु, हुम और हुज, हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, हुम का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट, और हुज का प्रयोग पजेसिव केस में किसी नाउन के साथ, इस तरह से यूज होता है। विच आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज होगा। सेम वही चीज दैट है, दैट आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज होता है। तो देखिए हु, हुम, हुज मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए यूज होगा। नॉन लिविंग जो निर्जीव चीजें हैं उनके लिए हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। राम, मोहन, सोहन के लिए हु, हुम, हुज आएगा। मेज, कुर्सी इत्यादि के लिए विच आएगा।
और दैट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों के लिए यूज होता है, जो ह्यूमन के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि चलिए हु, हुम और विच का तो डिसाइड हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि भाई कहां पे हु, हुम आना है, कहां विच आना है, लेकिन एक पॉइंट जो डिसाइड नहीं हो पाया कि दैट को हम कब लिखेंगे, कहां पर दैट यूज किया जाएगा। तो दैट के रूल हम चाहें तो थोड़ा सा लिख लें कि दैट कहां कहां आएगा। दैट आएगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग के बाद, द ओनली, द सेम के बाद, और फ्यू और लिटिल के बाद। इन कंडीशन में आप दैट को वरीयता देंगे। ये जो चार स्थितियां हैं, इन कंडीशन में हु, हुम, हुज और विच न लिख करके दैट लिखेंगे। तो एक मिनट इसको जरा समराइज कर लेते हैं। क्या हमने देखा, मैंने आपको बताया कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कई है, तो किस आधार पे लिखेंगे, तो कोई ह्यूमन बीइंग है, माने किसी ह्यूमन बीइंग को दर्शा रहा, लिविंग चीज को दर्शा रहा है, राम, मोहन, सोहन, टीचर, स्टूडेंट, ऐसे वर्ड लिखे हैं, तो उसके लिए हु, हुम, हुज लिखिए। कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कुर्सी, मेज इत्यादि है, उसके लिए विच लिखिए। एक पॉइंट। दैट ऐसा है जो दोनों के लिए आता है, क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनें हैं जिनमें आपको दैट ही यूज करना है, जैसे कि मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री के बाद, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग के बाद, द ओनली, द सेम के बाद, और फ्यू और लिटिल के बाद। ठीक है, इतनी चीज अगर आप समझ गए हैं तो अब आप क्वेश्चन कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में भी देखिए द फ्यू पीपल, यहां वैसे दैट होना चाहिए था, लेकिन हु लिखा था, वहां भी एरर थी, दो दो जगह एरर थी, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इग्नोर किया, क्योंकि वो एरर हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पे एरर मानी। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है आपको। आगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। द टीचर एडमायर्स द राहुल एज ही हैज ऑलवेज एडमायर स्टूडेंट्स विच। स्टूडेंट आपका नाउन हो गया और ये विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इसी नाउन के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। तो स्टूडेंट यानी लिविंग चीजों को दिखा रहा है, और लिविंग चीजों के लिए मैंने आपको बताया है कि लिविंग चीजों के लिए हु, हुम और हुज का प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस आधार पे ये विच गलत माना जाएगा, और इसकी जगह हम हु, हुम में से किसी का प्रयोग करेंगे। इसके आगे देखें तो वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के रूप में हु ज्यादा बेहतर है, तो यहां पे हम हु कर लेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी पे है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज द गवर्नमेंट बॉडी हु रेगुलेट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फैक्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज द गवर्नमेंट बॉडी, ये एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है हु रेगुलेट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे आप देखिए हु रेगुलेट इन्वेस्टमेंट, अगर हम यहां पे देखें ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है गवर्नमेंट बॉडी के लिए। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं, कोई कंपनी आप देख रहे हैं, तो कंपनी तो एज ए नॉन लिविंग की तरह हो गई ना भाई, व्यक्ति है, लेकिन कोई संगठन है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग्स में आ गई। और नॉन लिविंग थिंग्स में आ गई तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग हु नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। ये जो नाउन है आपका, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आप क्लियर कर पाए कि क्या रूल लगा है। ये जो नाउन है बॉडी, ये आपका नॉन लिविंग में आएगा, और नॉन लिविंग में आएगा तो नॉन लिविंग के लिए हु नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का। तो यहां पे विच कर लेंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। द डॉल्फिन इन द फोटोग्राफ इज द सेम फिश हु।
या हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आया है द सेम फिश। अब रूल देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, सुपरलेटिव डिग्री समथिंग नथिंग एवरीथिंग द ओनली द सेम के बाद, यानी इन शब्दों के साथ हम लोग कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं, दैट, द ओनली, देखिए द ओनली द सेम, तो ये याद कर लेने हैं आपको। और अगर आपको ये चीज पता है तो ये देखिए द सेम लिखा हुआ है, द सेम लिखा है, तो इसके साथ क्या लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु नहीं लेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे यहां पर, ठीक है, द सेम के साथ। तो यहां आप हु को गलत मानेंगे और उसकी जगह क्या कर लेंगे, दैट। चलिए बी पार्ट में इरर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई सन हैज बॉट 4 पेन्स, मेरे सन ने 4 पेन खरीदे, हु आर रेड इन कलर, जो कि कलर में लाल थे, हैं। अब यहां देखिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये किसके लिए आ रहा है, इसके पहले इसका एंटीसीडेंट है 4 पेन, ये नाउन है। अब अगर आप देखें तो ये नाउन कैसा हो जाएगा, नॉन लिविंग, निर्जीव में आ जाएगा। और नॉन लिविंग के लिए हम लोग हु का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, विच का, विच या दैट का। तो यहां पर ये हु गलत है और इसकी जगह विच कर लेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट में इरर लेंगे। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक इज एमंग द फ्यू पीपुल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो चीजें देखी हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें देखते हैं कि अशोक संसार में उन कुछ लोगों में से है विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, जिन्होंने दूसरों के रास्तों का आंख बंद करके अनुसरण नहीं किया है। यहां पे अगर हम देखें तो विच डिड नॉट फॉलो, जिन्होंने नहीं अनुसरण किया, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज है, हमेशा एक बात का और आपको ध्यान देना है, वो ये कि जैसे कोई रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिखी गई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज है तो मैंने आपको बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करती है और अपने पहले आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज अपने पहले आने वाले कौन से नाउन के बारे में बता रही है, ये बात समझने के लिए हमें उस पूरी रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा और उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। मीनिंग निकालने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि वो किसके लिए आ रही है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम लोग पढ़ें विच डिड नॉट फॉलो, विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, जिन्होंने आंख बंद करके दूसरे लोगों का अनुसरण नहीं किया, तो ये चीज किसके लिए आ रही है कि अशोक संसार के उन लोगों में से है जिन्होंने आंख बंद करके किसी दूसरे का अनुसरण नहीं किया। तो ये जो वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है द फ्यू पीपुल के लिए, कुछ लोग जिन्होंने आंख बंद करके दूसरे का रास्ते का अनुसरण नहीं किया। द फ्यू पीपुल के लिए वो वर्ड यूज हुआ है। द फ्यू पीपुल ह्यूमन बीइंग है, प्लस इसमें फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह गलत होगा। हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दैट का। क्यों, क्योंकि फ्यू भी लिखा है ना, तो फ्यू के लिए हम लोग, फ्यू और लिटिल के लिए हम लोग दैट लगाते हैं, हमें दैट का प्रयोग। तो यहां विच गलत है, इसकी जगह दैट सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच डिटरमाइंस अ गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो चीजें एक अच्छे भोजन का निर्धारण करती हैं वो एक देश से दूसरे देश में अलग अलग होती हैं। यहां पे देखिए ये सेंटेंस विच से शुरू हो रहा है,
सभी रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ध्यान देना है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हम लिखते हैं तो उसके पहले नाउन का आना मस्ट है, क्योंकि उसी नाउन के लिए ही आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इस नियम का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसका व्हाट। इट इज यूज्ड विदाउट नाउन आर एंटीसीडेंट। तो अगर बिना किसी नाउन, अब देखिए इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो बिना अगर नाउन के यूज करना है डायरेक्ट, तो केवल एक ही शब्द आ सकता है व्हाट। तो यहां पर चूंकि एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए हमें व्हाट का यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करना चाहिए। तो यहां पे बस गलती हो जाएगी, विच गलत हो जाएगा और विच की जगह हम क्या करेंगे व्हाट, ये कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो कर लेंगे। अब सिंपल सा पॉइंट है, सेंटेंस की शुरुआत में अगर नाउन नहीं लिखा हुआ है और डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो विच नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह क्या यूज करते हैं व्हाट। अगला क्वेश्चन, इवन आफ्टर हियरिंग हिम फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक उसे सुनने के पश्चात, वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड, हम ये नहीं समझ पाए, दैट ही वॉज हार्पिंग ऑन, कि वह किस बात पर बहस कर रहा था। वी फेल टू अंडरस्टैंड, हम समझने में असमर्थ हो गए, वॉट ही वॉज हार्पिंग ऑन, वह जिन चीजों पर बहस कर रहा था। तो यहां पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वॉट का यूज होगा, क्योंकि दैट के पहले, अगर हम दैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन मान रहे हैं तो दैट के पहले उसका एंटीसीडेंट नहीं लिखा हुआ है। चलिए, तो यहां दैट की जगह व्हाट कर लेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द क्लर्क हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। अब ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है, ये क्वेश्चन आ गया आपका हु वर्सेज हुम पर आधारित। सिंपल सा पॉइंट है, देखिए हु एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और आप जान रहे हैं कि अगर कोई चीज एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही है तो हमें उसके साथ वर्ब लिखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हुम की अगर हम लोग बात करें तो ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है और एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हुम के साथ वर्ब नहीं लिखी जाती। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है हु और हुम में। हु सब्जेक्ट की तरह यूज होता है इसलिए इसके साथ वर्ब लिखते हैं, हुम ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्ब की आवश्यकता सब्जेक्ट को होती है। तो कहीं पर अगर हु और हुम में आपको डिफरेंस करना हो तो ये डिफरेंस करने के लिए हम लोग सिंपल सा फंडा अपनाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग देखें, हुम स्पोक, देखिए हुम स्पोक, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब लिखी हुई है। तो देखिए वर्ब के साथ क्या आता है, हु आता है, हुम नहीं आएगा। तो वर्ब के पहले लिखना है, क्योंकि वर्ब लिखी हुई है तो हुम गलत हो जाएगा, इसकी जगह किसका प्रयोग कर देंगे, हु का, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये वर्ब है, इसके पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन आया, क्योंकि वर्ब के साथ हुम नहीं आता है, वर्ब के साथ हु आता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। कर लेंगे आप। सी इज द टीचर हुम आई नो हैज हेल्प्ड माई सन इन द एग्जामिनेशन। बहुत बेसिक सी चीज हमें समझनी है, कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस वो चीज हमें समझ लेनी है।
वो क्या है, हु वर्सेज हूम। माने हु और हुम के बीच के डिफरेंस को हमको देखना है, कहाँ हु लगाएं और कहाँ हुम लगाएं। उसका सिंपल सा आंसर है, देखिए आप लोग जान रहे हैं कि हु सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अब अगर आप किसी शब्द को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट के जैसे हाथी है, हाथी पालेंगे तो उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह अगर आपने किसी शब्द को यूज कर दिया तो उसके साथ आपको वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। और कैसी वर्ब, फाइनाइट, ठीक है। हुम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। और हम जब हुम यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके साथ वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब नहीं लिखी जाती है, इसके साथ लिखी जाती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है हु और हुम के बीच में, जो आपको ध्यान रखना है। हु और हुम के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर आप हु यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, उसके साथ सब्जेक्टिव केस आप यूज कर रहे हैं तो आपको वर्ब लेनी पड़ेगी। और हुम चूंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब की आवश्यकता नहीं है। तो अब अगर हमें हु और हुम के बीच में डिफरेंस करना है, किसी क्वेश्चन में हु या हुम लिखा हुआ है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन और आपको डिसाइड करना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है, तो कैसे इस बात को चेक करेंगे, कैसे इस बात का पता लगाएंगे। वेरी सिंपल, बहुत आसान चीज है। देखिए हम लोग करते हैं इसमें, देखिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। 52, 53, 54 ये तीनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, ठीक है। देखिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, कैसे कर रहा है देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। आपने इस सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके आगे आप बढ़े, ये आपकी वर्ब है। चलिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये पेयर बन गया, ओके हो गया, टिक हो गया। चलिए सब्जेक्ट था, वर्ब थी, आगे बढ़े। आगे हुम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हुम लिखा है तो ठीक है, उससे क्या लेना देना हम लोग को। हुम लिखा हुआ है, सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता, पता नहीं। आगे बढ़े जब हम हुम के आगे, तो ये देखिए फिर से सब्जेक्ट है और फिर से वर्ब है। और आप जान रहे हैं कि हु या हुम ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लाज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, होना ही चाहिए। तो इसके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये कॉम्बिनेशन है, ये भी सही लिखा हुआ है। हम और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो देखिए एक वर्ब मिली हमको, हैज हेल्प्ड। अब बात आई कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो ये जो वर्ब लिखी है इसका सब्जेक्ट कौन है, ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि ये जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट कौन है, कहां होगा इसका सब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कौन सा तरीका हमने यहां पे लगाया है, क्या पद्धति अपनाई है, हमने पद्धति अपनाई है कि हु और हुम के बीच अगर हमें अंतर करना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, हम काउंटिंग के तरीके से डिसाइड करेंगे। किस तरीके से, काउंटिंग के तरीके से। किस चीज को काउंट करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को। एकदम सिंपल है, किस चीज को काउंट करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को। जैसे देखिए काउंटिंग का तरीका या पेयर बनाने का तरीका, हमने सेंटेंस को पढ़ा, देखा भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक लिखा हुआ है, हम आगे बढ़ गए, रिलेटिव प्रोनाउन मिला हमको हूं। अब पता नहीं सही है या गलत है, हमको तो नहीं पता है, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आई नो लिखा हुआ, आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये भी सही है, इन दोनों का पेयर है। आगे फिर बढ़े तो फिर हमको एक वर्ब मिल गई और ये जो वर्ब मिल रही है इसका सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है कहीं, ये वर्ब मिली, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट बाद में तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि आप इसके बाद इसको सब्जेक्ट बना दें या आगे जाके किसी को सब्जेक्ट बना दें, नहीं। इस वर्ब का सब्जेक्ट अगर नहीं मिला आपको, भाई इसका सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो
तो इसका मतलब है इसका सब्जेक्ट ये है, कौन? हूम। ये शब्द इसके सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। और चूंकि सब्जेक्ट की तरह हूम का प्रयोग नहीं हो सकता, हु का प्रयोग होगा, इट मीन्स ये गलत लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, और इसका हमें इसकी जगह क्या करेंगे? हु। इसकी जगह हु होगा। किस कॉन्सेप्ट से हु होगा? क्योंकि ये वर्ब लिखी हुई है और इस वर्ब का सब्जेक्ट एक चाहिए और हूम सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग हूम की जगह हु कर देंगे। हु सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि हु के साथ वर्ब आती है। समझ गए होंगे? ए पार्ट में एरर है। 2 क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। देखिए इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, बस इन्हीं 3 में से क्वेश्चन आएगा, और एक जो इसके पहले मैंने 51 कराया था वो। ये 4 क्वेश्चन कायदे से कर लीजिए। हु वर्सेज हूम का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता। कैसा भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा गया, बस ये 4 क्वेश्चन आप 3 ये और एक जो 51 मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, ये 4 क्वेश्चन करिए, इसी में से हु वर्सेज हूम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देखिए आई मेट द 2 गर्ल्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मेट आपकी वर्ब हो गई। आई सब्जेक्ट, मेट वर्ब। आगे चीजें लिखी हुई हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, या ऑब्जेक्ट होगा उसका, इससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़े, आगे हूम मिला, हूम के बाद फिर ये आई सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है। फिर आगे बढ़े तो फिर से वर्ब मिली, तो फिर वही पॉइंट आ गया कि भाई इस वर्ब का सब्जेक्ट ये था, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये था, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट आगे तो होगा नहीं, पहले ही होगा, और पहले हम आते हैं, ये तो हो नहीं सकता, ये इसका सब्जेक्ट है, तो ये फिर हमारी निगाह यहीं पे जाएगी कि ये वर्ब है, इसका ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हु। ये हूम गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? इस तरह से हम करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। सब्जेक्ट वर्ब काउंट कर लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब काउंट करने के बाद अगर एक वर्ब एक्स्ट्रा आ रही है तो हूम गलत है, उसकी जगह हु कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। ठीक, सब सेंटेंस को पढ़ें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़े रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, ये दोनों क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग हो गया। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ये क्वेश्चन अलग है। किस मायने में अलग है इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्वेश्चन इन दोनों से किस तरीके से अलग है। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि अगर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। जैसे इनमें देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखी है। हम नॉर्मली सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखते हैं एक, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आ जाती है। ठीक है, तो जब वो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आएगी तो सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और ये वर्ब किसकी होगी? इस सब्जेक्ट की। इस पॉइंट को समझिए। और रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होगा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और अथवा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, इस तरह से। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन हमको मिल सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कई बार सब जैसे यहां पे था सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा था, यहां भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखा हुआ था, ऐसा होता है। लेकिन कई बार सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ना आके रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज आती है, और जब वो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज खत्म होगी तब सब्जेक्ट की वर्ब लिखी जाएगी। एक बात। और दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज है तो उसका अपना स्ट्रक्चर होगा। ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया है इस तरीके से। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, जिसको मैंने पहले की क्लासों में डिस्कस किया है आपके साथ, तो आप यहां पे देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, लेकिन देखिए वर्ब नहीं आई है,
क्या आया है? रिलेटिव प्रोनाउन। कोई बात नहीं, अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो ये क्लाज होगा, इसका या तो स्ट्रक्चर ये होगा या ये होगा। देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। आगे बढ़े, देयर मेड, फिर से ये वर्ब आई। आपके सर वर्ब आ गई है, लेकिन ये वर्ब किसकी है? ये देखिए, सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज, फिर वर्ब आएगी तो वो वर्ब इस सब्जेक्ट की होगी जो पहले लिखा है। तो यहां पर ये जो बॉय, ये आपका लिखा था एज ए सब्जेक्ट, इसकी वर्ब इसके बाद नहीं आई थी, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज आ गया था। ये यहां से लेके यहां तक ये आरपी क्लाज है, रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज लिखा था, अब जाकर के इस सब्जेक्ट की वर्ब आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इस सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई। आगे बढ़े, द टॉप स्कोर नाउन है, इन द लास्ट मैच नाउन है, खत्म हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस सेंटेंस में कुल मिला के एक वर्ब ये थी, इसका सब्जेक्ट यू है, दूसरी वर्ब ये थी, इसका सब्जेक्ट है द बॉय। तब बात आई जब दोनों वर्ब का सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहां पे हु लिखा गया है। हम सब लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि देखिए हु अगर आएगा तो उसके साथ वर्ब लिखनी है, तभी वो सही होगा। वर्ब नहीं है तो हु मत यूज करिए, हु की जगह हुम का यूज करिए। तो आपने यहां पे देखा कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है। ये वर्ब है, इसकी सेटिंग इस सब्जेक्ट के साथ है, ये वर्ब है, इसकी सेटिंग इस सब्जेक्ट के साथ है, इसके अलावा कोई वर्ब बची नहीं है। तो इसका मतलब हु यहां पे होना संभव नहीं है, क्योंकि हु तब लिखेंगे जब उसके साथ वर्ब होगी, कोई वर्ब अतिरिक्त में होगी। जैसे यहां पे था, यहां ये वर्ब एक्स्ट्रा थी, इसलिए हमने हुम की जगह हु किया। यहां भी ये वर्ब एक्स्ट्रा में थी, हमने हु की जगह हु किया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो इस कंडीशन में हु का प्रयोग गलत होगा। गलत है, इसकी जगह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54 ये 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। और ये 4 क्वेश्चन अगर आपने मेरा वीडियो देख के कर लिया तो हु वर्सेज हुम का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हु सही होगा कि हुम सही होगा, चाहे जैसा क्वेश्चन बनाया जाए, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और ये 4 क्वेश्चन आप एक बार कर लीजिएगा, आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन हु या हुम का इससे बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से घुमा टहला के पूछा जाएगा। बस पैटर्न यही 4 होगा, 51, 52, 53 और 54। 51 पिछले वाले वीडियो में है, 52 से 54 यहां मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये सेगमेंट हमारा यहां पे खत्म हो गया। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कि हु वर्सेज हुम, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 51 से 54 ये पूरा देख लें, हु वर्सेज हुम आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वाई डिड पीपुल गेट सो मच एनवायड। अब ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूं उसके पहले थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। जैसे हर चीज़ों में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैसे यहां पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसके सोल्यूशन में आते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। यहां हम लोग बात करें WH वर्ल्ड की। WH वर्ल्ड क्या है? WH वर्ल्ड में आपका वाई आ जाएगा, वाट आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, हुज आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंड दैट भी है, ये सब। तो हम देखते हैं कि ये WH वर्ड इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो कई तरीके से यूज हो रहा है। नंबर 1 एज ए क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी यूज होता है, माने एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होगा। और जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होगा तो WH वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी ये पैटर्न आपको ध्यान देना है। ये चीज अगर ये WH वर्ड के रूप में यूज हो रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। ये चीज बहुत बेसिक सी चीज है, आप जान रहे हैं। और यहां पे इसका हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखें, नंबर 2 हिंदी मीनिंग, तो जैसे वाट है तो वाट की हिंदी आएगी क्या, और वाई की हिंदी आएगी क्यों, हु की हिंदी आएगी कौन। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपके, कई क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। हुम का मतलब होगा किसको, ज़्यादातर इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। हाउ माने कैसे, इस तरह से। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये WH वर्ड एक तो क्वेश्चन वर्ड की तरीके यूज होगा, इसके अलावा और किस तरीके से यूज हो सकता है इसको भी देखते हैं। देखिए, नंबर 2 ये यूज होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह। और अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोई, अगर हम लोग इसको WH वर्ड को एज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो WH वर्ड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है और इस फुल स्टॉप को ध्यान देना है। यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले थी, यहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड था, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा था। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेंटेंस सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखी जाएगी। यहां हिंदी क्या निकलेगी? अगर हम इन्हीं शब्दों को ले लें, जैसे अगर हम वार्ड की बात करें तो यहाँ वार्ड की हिंदी आएगी कि क्या। अगर हम वाई की बात करें, वाई की हिंदी आएगी कि क्यों। अगर हम हु की बात करें तो हु की हिंदी आएगी कि कौन। अगर हम हाउ की बात करें तो हाउ की हिंदी आएगी कि कैसे। अगर हम दैट की बात करें तो दैट की हिंदी आएगी कि। सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। आप समझ पा रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं WH वर्ड, और ये देख रहे हैं कि WH वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में किस किस तरह से यूज होते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी आगे देखेंगे। पहले हम देख लें किस किस तरीके से यूज हो रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो एक हमने देखा क्वेश्चन वर्ड के रूप में, जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएगा तो कैसे पहचानेंगे, बड़ा आसान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो कंजंक्शन की तरह होगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। मीनिंग क्या निकलेगी, मीनिंग का भी डिफरेंस देखते चलिए। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, और WH वर्ड किस तरीके से यूज होता है? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड की तरह भी यूज होता है, कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। माने रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हिंदी क्या निकल के आएगी ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ
चूंकि कंपैरिजन कर रहा हूं तो आपको दोबारा से बता दे रहा हूं, व्हाट जो कुछ, हु जो, whom जिसको, whose जिसका, that जो जिसने। इसको आप आराम से देखिएगा, ये सारा पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे दिया गया है वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा ये एज इट इज आपको मिल जाएगा और इस चार्ट को आप आराम से देखिएगा इत्मीनान से और सेट करिएगा माइंड में कि क्या सर ने समझाया है, किस तरीके से एक ही वर्ड हमारे सामने अलग अलग तरीकों से आता है और उसका जो यूज होगा वो अलग अलग होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होंगे। तो यहां से आप समझ गए होंगे मेन बेसिक में जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये। आप जरा देखिए कि चाहे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो, दोनों कंडीशन में लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल होगा इन दोनों कंडीशनों में। और अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी रहेगी। तो ये डिफरेंस आपको देखना है। WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब तब पहले आएगी सब्जेक्ट के जब इंट्रोगेटिव वो होगा। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ना होकर के सब्जेक्ट के बाद में लिखी जाएगी। ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चन करते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा देखते हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा उसमें क्या है क्वेश्चन। देखिए जरा, ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा था, इसमें देखिए वाई है, वाई WH वर्ड हो गया, फिर देखिए डिड है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपकी मेन वर्ब हो गई। ये कंस्ट्रक्शन आपको क्या बता रहा है? ये कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बना है जैसे ये क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन में जो दिया है एग्जामिनर ने, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही हो। हम कैसे चेक करेंगे? एकदम सिंपल सा है कि अगर वाई क्वेश्चन वर्ड है तभी तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। और कैसे आप पता करेंगे कि वाई क्वेश्चन वर्ड है? कुछ मत करिए, किसी से कुछ मत बोलिए, चुपचाप पीछे आइए। पीछे देखिए क्या निशान लगा हुआ है, पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप बता रहा है कि यह सेंटेंस साधारण सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव होता तो लास्ट में इसकी बजाय ये निशान लगा रहता। तो चूंकि ये निशान नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है और केवल फुल स्टॉप लगा है ये, तो ये बता रहा है कि ये सेंटेंस, ये फुल स्टॉप बता रहा है कि सेंटेंस सिंपल है। और सेंटेंस अगर सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगी। सेंटेंस सिंपल है इसलिए स्ट्रक्चर गलत है। और क्या स्ट्रक्चर होगा? स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, यानी वाई। अब डिड को जब हम इधर लाएंगे, सोचिए जरा, डिड जब इधर आएगा, ये डिड जब इधर आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती है। तो वाई पीपल, क्या डिड गेट लिखेंगे? नहीं, डिड गेट ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, इसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉट। ये तो ऐसा हो जाएगा वाई डिड पीपल गॉट, तो हो जाएगा वाई पीपल गॉट। ये ऐसा कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ए पार्ट में इरर है, आप समझ पाए क्या इरर थी इसमें? इसमें स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ था,
सेंटेंस सिंपल है। हमने कैसे पहचाना, लास्ट में फुल स्टॉप देखा तो हम समझ गए कि ये सेंटेंस सिंपल है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया था जैसे ये इंट्रोगेटिव हो, तो यहीं पे एरर थी। हमने कहा कि भाई ये सेंटेंस सिंपल है तो स्ट्रक्चर गलत है, इसको साधारण बनाइए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लाइए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आई तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों में डिड नहीं लिखते हैं, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। इस तरीके से ये बन करके आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यू बी फर्म ऑन, आप फर्म रहेंगे, व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन, जो कुछ आपने इंप्लीमेंटेशन के लिए डिसाइड किया है। अब जब आप यहां देखते हैं व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, आगे बढ़ेंगे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यू बी फर्म ऑन, कि आप मजबूत बने रहें, व्हाट यू हैव डिसाइडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन, जो कुछ आपने इंप्लीमेंटेशन के लिए डिसाइड किया है। तो इस कंस्ट्रक्शन में सेंटेंस के लास्ट में क्या है, देखिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब सेंटेंस सिंपल है। ठीक है, सेंटेंस सिंपल है, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है। सेंटेंस सिंपल है इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस में या रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्यों में आप देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में भी मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएगी। इसका मतलब हुआ यहां पे हम करेक्शन करेंगे और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में जाएगी, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट यू हैव, बी पार्ट, बी पार्ट में एरर हो जाएगी, व्हाट यू हैव, ऐसा कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। डिसाइडेड आगे लिखा हुआ है वो तो ठीक है, वो तो अलग है, ये हेल्पिंग वर्ब यहां जानी चाहिए, कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे थे, आपने देखा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैं प्रोनाउन में करा रहा हूं इससे बाहर कोई एसएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, सीट आपको मैंने दी है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। वाई वी डू नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, यहां पे आइए जरा, और यहां पे देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस सिंपल नहीं है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। और अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव में जो ये देखिए, ये WH वर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट के पहले। तो सही स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वाई डू पहले आ जाएगा, वाई डू वी नॉट मीट, इस तरीके से ये सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 55, 56 और 57 जो कि एक ही पैटर्न पे थे, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, वो देखा कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं और उसके आधार पे हमें कैसे इन क्वेश्चनों को करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है, व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द बिहेवियर एंड नॉट द पोलाइट कन्वर्सेशन। देखिए लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब सेंटेंस सिंपल है। ये सिंपल सेंटेंस है जो आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर 1 पॉइंट। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन देखें, व्हाट डज मैटर मोस्ट।
ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये तो अलग है, ये तो एडवर्ब है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन ये रिलेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब अगर हम लोग व्हाट की बात करें तो मैंने आपको बताया है व्हाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना एंटीसीडेंट के यूज होता है। बिना एंटीसीडेंट या नाउन के यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाट बराबर होता है। ये भी हम समझ लें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाट बराबर द थिंग ऑब्लिक थिंग्स विच, माने ये नाउन और ये आरपी, ये दोनों सेंस होते हैं इसमें। व्हाट इसके बराबर होता है द थिंग ऑब्लिक थिंग्स विच, इसमें नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का सेंस समाहित होता है, इसलिए व्हाट के पहले हम नाउन नहीं लिखते हैं। और ये एकमात्र अपवाद है, ये एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना किसी नाउन के यूज किया जाता है। तो सही लिखा हुआ है। अब देखिए सेंटेंस सिंपल है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्यों में आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डच का प्रयोग नहीं करते हैं। ये स्ट्रक्चर गलत है। रॉन्ग है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डू या डज न लिखकर सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं और कि ये जो वाट है ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है, इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। दोनों काम कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है। यहाँ इस चीज़ को दर्शा रहा हूँ कि वाट रिलेटिव प्रोनाउन भी है और ये सब्जेक्ट भी है, दोनों का काम कर रहा है। तो चलिए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाएगा। तो ये सही बनेगा व्हाट मैटर्स मोस्ट, ये सही बन जाएगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर एज ए सब्जेक्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। और इसके लिए ये देखिए वर्ब आई है सिंगुलर। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज को। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन था लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आप कायदे से सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। व्हाट क्या है, कैसे यूज होता है, सेंटेंस सिंपल है, क्यों ये गलत है इसका कारण मैंने डिटेल में लिख दिया है ताकि आप उसको पढ़ लें एक बार, और नहीं समझ पा रहे हैं तो पढ़ के समझ आए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा है। व्हाट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर मैंने बताया कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन, ये क्लाज एक सब्जेक्ट का काम कर रही है और सिंगुलर है इसलिए इज वर्ब आया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59, ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, उसने वही प्रश्न पूछा कि क्यों। हमेशा ध्यान रखिए क्या चीज ध्यान रखना है, क्या कॉन्सेप्ट है जो यहां मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है दो
रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दो रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक साथ यूज नहीं करते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि दो रिलेटिव प्रोनाउन हैं या दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं तो उनका हम एक साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग आप करें। जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे यहां जहां मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये देखिए। अब आप खुद देखिए, दैट और वाई। दैट का मतलब क्या है? की से है। अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो दैट का मतलब की से है। वाई का मतलब की क्यों से है। तो अगर हम दैट और वाई दोनों साथ साथ लिख देंगे तो दैट का मीनिंग की से आएगा, वाई का मीनिंग की क्यों से आएगा। की क्यों दोनों ये बार बार रिपीट होंगे ना, ये की शब्द बार बार रिपीट होगा तो सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सेम वही कंडीशन अगर हम हु और व्हाट साथ में लिख दें, अगर हम विच और व्हाट साथ में लिख दें, या हम दैट और व्हाट साथ में लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेंस के दो शब्द एक साथ आ जाएंगे तो सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। एक ही अर्थ वाले दो शब्द साथ में नहीं लिखे जाते। तो लिखा है कि दो रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक साथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर सुपरफ्लुअस हो जाता है। जो कि रॉन्ग है। ठीक है, एकदम सरल भाषा में आपके लिए लिख दिया। अब आप यहां पे आए तो यहां देखिए दैट, देखिए जरा, दैट और वाई। दैट भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और वाई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये दोनों वर्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज हुए हैं और रूल कह रहा है कि दो रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक साथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा सुपरफ्लुअस हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दैट और वाई दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यहां पर यूज हो गए हैं। तो अब बात आई कि ऐसे सेंटेंस को सही कैसे किया जाए, क्या करें कि सेंटेंस सही हो जाए। एकदम सिंपल है। क्या करना है आपको सेंटेंस को सही करने के लिए? दो में से किसी एक को हटा देंगे। किसको हटाएं अब अगला प्रश्न है, दैट को हटाएं कि वाई को हटाएं। ये डिसाइड करने के लिए सेंटेंस को पढ़िए और देखिए किसके मीनिंग की आवश्यकता है। अगर केवल की आवश्यकता है तो दैट को रखिए। अगर की क्यों का भाव आ रहा है, कारण का सेंस आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, तो वाई को रखिए। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग। ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, उसने वही प्रश्न पूछा कि क्यों ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, एंड कि वह क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, कि वह क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। यहां पे की क्यों का भाव है, यानी वाई वाला सेंस ज्यादा सही लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दैट को हटा देंगे। क्या करना है, दैट को हटा देंगे। ये दैट गलत मान लिया जाएगा, इसको हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है, दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दैट को हटाएंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। वाई सही है, दैट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कर लेंगे ये क्वेश्चन और देखते हैं। सी डज नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ पाई कि हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड, कि कैसे किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय किया जा सकता है एज स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के पद पर, विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, बिना आवश्यक क्वालिफिकेशन के। यहां पर अगर हम देखें इस सेंटेंस में कि कैसे किसी को एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है, यहां दैट भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और हाउ भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक साथ प्रयोग करना गलत माना जाता है। ये गलत हो गया, दोनों साथ साथ नहीं आ सकते हैं, दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सही कैसे होगा सेंटेंस? सेंटेंस को सही करने के लिए ये जो दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिए गए हैं इनमें से एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा। फिर बात आती है कि किसको हटाया जाए, कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हटा दिया जाए कि ये सेंटेंस आपका सही हो। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? इसके लिए सेंटेंस को पढ़िए और उसका सेंस निकालिए कि कौन सा मीनिंग यहां पे सही सेट हो रहा है। दैट का मीनिंग सही सेट हो रहा है या हाउ का? यानी दैट का मतलब हुआ की और हाउ का मतलब हुआ की कैसे। तो कौन सा मीनिंग यहां पे ज्यादा सही है ये डिसाइड करिए और उसके आधार पे एक शब्द को हटा दीजिए, एक शब्द को रखे रहिए। तो पढ़ते हैं जरा सेंटेंस को। क्या लिखा हुआ है? शी डज नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ पाई कि हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज स्टेनोग्राफर विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, आवश्यक क्वालिफिकेशन के बिना कैसे किसी को स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो यहां पे जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है कि कैसे का, और कि कैसे के सेंस में हाउ लिखना ठीक रहेगा, दैट लिखना सही नहीं रहेगा। तो यहां पे ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से दैट को हटा देंगे। दैट को हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट में ही रह रहा है। आगे आइए अगला क्वेश्चन। दैट व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, जो चीजें जिनका कि उपचार नहीं किया जा सकता है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। यहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और वी कैन नॉट यूज टू रिलेटिव प्रोनाउन। वन आफ्टर वन, एक के बाद एक, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक। हम दो रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ नहीं यूज कर सकते, तो ये लिखना गलत है। क्या सही होगा? दैट लिखें कि व्हाट लिखें? तो यहां दैट नहीं आ सकता, क्योंकि दैट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है वो आप तब यूज करते हैं जब उसके पहले कोई उसका नाउन आया हो। यहां इसके पहले तो कोई नाउन नहीं है, तो बिना नाउन के एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था। वो कौन है? व्हाट। व्हाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना किसी नाउन के यूज होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हम दैट को हटा देंगे। हटा देंगे क्योंकि ये मैंने कारण भी लिख दिया कि हम क्यों दैट को हटा रहे हैं। दैट को हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि विदाउट एंटीसीडेंट, बिना एंटीसीडेंट के वी कैन यूज ओनली व्हाट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। हम केवल व्हाट का प्रयोग ही एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो इस हिसाब से दैट को हटा देंगे। ये जो दैट लिखा हुआ है हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इस पार्ट में एरर थी, ए पार्ट में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहे ही वॉज नॉट अ गुड मैनेजर, वह एक अच्छा मैनेजर नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता है व्हाट टू रिएक्ट इन ए क्राइसिस, कि किसी क्राइसिस में क्या रिएक्ट किया जाए। कई बार क्वेश्चन WH वर्ड के, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है कि WH वर्ड के सेंस का भी
एनालिसिस करना है। मतलब कहीं पर वाई लिखा हुआ है, कहीं पे व्हेन लिखा हुआ है, कहीं पे हाउ लिखा हुआ है, तो उसके सेंस का भी एनालिसिस करिए कि क्या ये सेंस यहां सही है। ऐसा तो नहीं है कि वाट लिखा हुआ है लेकिन वाट का मीनिंग ही वहां पे नहीं आ रहा है, वहां किसी और चीज का मीनिंग निकल रहा हो। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में अगर WH वर्ड जैसे हाउ आ रहा है, वाई आ रहा है, वाट आ रहा है, तो हो सकता है राइटर ने यहां पे खेल कर दिया हो। उसने लिखा तो वाट है लेकिन वहां मीनिंग वाट की नहीं निकल रही है। वाट माने क्या होता है, वहां पे मीनिंग क्यों की आ रही है। तो अगर क्यों की मीनिंग आ रही है तो वाट की जगह वाई लिखिए, कैसे की मीनिंग आ रही है तो वाट की जगह हाउ लिखिए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी सेंटेंस में अगर WH वर्ड लिखा हुआ है तो क्या वो अपने सही सेंस में लिखा गया है या उसके सेंस को उसकी जगह दूसरा वर्ड हमें यूज करने की आवश्यकता है। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन उसी का उदाहरण है, मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ही वॉज नॉट ए गुड मैनेजर, वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है, क्योंकि ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता है व्हाट टू रिएक्ट इन ए क्राइसिस, कि एक संकट के समय में क्या रिएक्ट किया जाए। गलत सेंस आ रहा, वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है क्योंकि उसे नहीं पता है कि संकट के समय में कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ पे कैसे का भाव है, इसलिए हम लोग सी पार्ट में एरर मानेंगे और यहाँ ये जो वाट लिखा हुआ है इसकी जगह हाउ ले लेंगे। क्यों लेंगे, यहां कैसे का सेंस है। आगे आइए नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, बड़े आसानी से कर लेंगे और उसी कॉन्सेप्ट पर हैं जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसी कॉन्सेप्ट पे हैं। तो चलिए करते हैं। 63 नंबर, द डायरेक्टर आस्क्ड मी, डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, हाउ आई हैव नॉट टेक दिस परमिशन, कि मैंने परमिशन क्यों नहीं ली, कैसे नहीं ली, बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब, न्यू जॉब में अप्लाई करने से पहले। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि नई जॉब में अप्लाई करने से पहले मैंने उसकी परमिशन कैसे नहीं ली। तो ये सेंस सही नहीं है। कोई आपसे पूछेगा कि ये काम करने से पहले आपने मुझसे कैसे नहीं पूछा या आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा, यहां कारण है और कारण के लिए हाउ लिखना सही नहीं है, यहां पे क्या लिखना सही होगा, वाई। वाई का सेंस है, अर्थात परमिशन क्यों नहीं ली, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो ये गलत है और इसकी जगह वाई कर लेंगे तो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को ये पता नहीं था, हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग, कि इन 2 में से किस नौकर ने जग तोड़ा है। अगर किसी में से किसी को लेना है कि भाई इनमें से किसने ये काम किया है, सिलेक्शन करना है 2 में से किसी एक को या कई में से किसी एक को, तो कभी भी हु का यूज नहीं करते हैं। हु तो एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होता है कौन के अर्थ में। ये काम किसने किया है या किसको मैं सिलेक्ट करूं, ऐसे भाव को दर्शाने के लिए हम लोग हु की बजाय किसका प्रयोग करते हैं, विच का। तो इस सेंटेंस में ये जो हु लिखा हुआ है ये गलत है और यहां पर क्या होगा, विच। विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग, कि इन नौकरों में से किसने ये क्या कहते हैं जग तोड़ा है। और यहां विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इट इज नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में नहीं यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सिलेक्शन के सेंस में यूज हुआ है। इट इज यूज्ड हियर इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन।
ये सिलेक्शन के सेंस में यूज हुआ है कि किसने ये काम किया है। जब भी ऐसा भाव देना होता है कि ये काम किसने किया है, आप में से किसने ऐसा किया था, तो उस सेंस में हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन अलग है। तो यहाँ से एक चीज आपको समझना है कि इंग्लिश में ये जो शब्द हैं वाट, हु, विच, वाई, ये सारे शब्द अलग अलग तरीके से यूज होते हैं और जिन जिन अलग अलग तरीकों से यूज होते हैं उसके आधार पे हम इनका रूल अप्लाई करते हैं। अगर हम केवल एक ही तरीका सीखेंगे कि ये वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है या क्वेश्चन वर्ड है तो गलत हो जाएगा। तो कैसे हम समझे, हमारी समझ कैसे डेवलप होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सारे शब्द किस तरीके से यूज हो रहे हैं। इसके दो रास्ते हैं। पहला, अभी पीछे जाइए, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि हाँ अच्छा इस तरीके से यूज होता है ये वर्ड, कॉन्सेप्ट आप जान गए। उसके बाद अब आप चीज़ों को जब भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी कुछ पढ़ रहे हो, कहीं पर चाहे कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, या पिछले साल के क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसमें जब भी कोई WH वर्ड आए, जैसे हु आ रहा है, वाई आ रहा है, वाट आ रहा है, व्हेन आ रहा है, कोई भी WH वर्ड आ रहा है तो आप उसको एनालिसिस करिए कि ये जो WH वर्ड आया है ये किस सेंस में आ रहा है, किस तरीके का अर्थ दे रहा है और अपने नेचर में ये क्या है। दो क्वेश्चन, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, माने वाट है तो वाट का मीनिंग क्या है, वाट की मीनिंग क्या निकल रही है, या की क्या निकल रही है, या जो कुछ निकल रही है, क्या सेंस इसका आ रहा है और ये किस तरीके का शब्द है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब आप कोई भी चीज पढ़ते समय इस बात का एनालिसिस करेंगे कि ये वर्ड क्या है तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप होने लगेगी। और जब भी आप कुछ दिनों के बाद जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये वर्ड यहाँ पे सही यूज हुआ है या गलत यूज हुआ है, और दूसरी बात किस सेंस में इस वर्ड को इस सेंटेंस में यूज किया गया है। तो बात मेरी समझ पाए कि WH वर्ड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको करने के लिए, जिसके क्वेश्चन हमें दो रणनीति अपनानी पड़ेगी। पहला, हम उसका बेसिक क्लियर कर लें कि किस किस तरीके से यूज होता है, मैंने पीछे आपको बता दिया है। कुछ चीजें भी आगे एडजेक्टिव एडवर्ब में डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो वहां से आप बेसिक जान जाइए। उसके बाद जब भी कोई चीज पढ़िए तो पढ़ते समय एनालिसिस करते चलिए कि अच्छा ये वाट आया है किस सेंस में आया, वाई आया किस सेंस में आया। तो शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन 10-12 दिन अगर आप ऐसे एनालिसिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे 10-12 दिनों के बाद आपको क्लियरिटी आने लगेगी। आप देख के समझ जाएंगे कि ये WH वर्ड अगर हु लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है या जो कुछ है, कुछ भी है, किस तरीके से यूज हुआ है, ये बातें आपको समझ में आने लगेंगी। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। प्रोनाउन चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं।